हमने आई निकाला, इसी का देखना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होगा। तो माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर एक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, इस पी पॉइंट पर निकालनी है। ये हमारा द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है ये। अब माना कल्पना करते हैं कि बिंदु पी पर द्रव्यमान का एक कण है, स्मॉल एम का यहाँ पर एक कण है। तब पिंड द्वारा कण पर आरोपित बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना होगा। अगर इन दोनों के बीच में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो कितना होता है, F बराबर कैपिटल G, इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान का गुणा बटे में दोनों की दूरी का स्क्वायर, ये होता है। तो हम यहाँ से F अपॉन M निकाल लेंगे। इस पर कर लेंगे तो F अपॉन में स्मॉल m बराबर आएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये जो F अपॉन M है इसको कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I, तो इसको हम लिखेंगे I। तो I बराबर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। तो I बराबर हो जाएगा GM अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होगा। तो तीव्रता अभी हम देखिए तीव्रता क्या है I और गुरुत्वीय त्वरण क्या है स्मॉल g, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान फिर से वही कैपिटल M है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो I बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब यदि पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो I का भी यही है, G का भी यही है, मतलब G और I दोनों बराबर हैं, ये इन दोनों का रिलेशन आ गया। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता व गुरुत्वीय त्वरण एक समान होते हैं। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय विभव क्या होता है। ठीक है, तो विभव पता है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र पढ़ा था हमने, ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। फिर हमने विभव पढ़ा था तो विभव का गुरुत्वीय विभव हो गया। अब ये विभव क्या है, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, अब विभव की परिभाषा यही होती है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उसका उस बिंदु पर हम उसको विभव कहते हैं। ऐसे इस पर गुरुत्वीय विभव में क्या हो जाएगा, वहां आवेश को ला रहे थे तो यहाँ द्रव्यमान को लाएंगे, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु की गुरुत्वीय विभव कहलाती है। तो माना कि स्मॉल m द्रव्यमान है, उसका एक पिंड है जिसे अनंत से हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं। तो गुरुत्वीय विभव कितना होता है, किया गया कार्य बटे किस पर कार्य कर रहे हैं, उस द्रव्यमान पर, तो W अपॉन M। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो कार्य है, कार्य का होता है जूल। कार्य का हमारा जूल और द्रव्यमान m है, m का हो जाएगा द्रव्यमान, तो जूल अपॉन में kg। तो ये हो गया। फिर उसका देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हो जाएगा इसका, जूल का क्या होता है ml, अगर हम इधर से डायरेक्ट निकाल लें ml/t-2, एनर्जी का यही था कार्य का, और किलोग्राम किलोग्राम का m, तो ये कैंसिल, बचेगा कितना m0 L2T-2। और इसको हम और भी वैसे विस्तार में खोल के लिख सकते हैं कि जो कार्य है, कार्य को क्या लिखते हैं, बल गुणित विस्थापन बटे द्रव्यमान। फिर बल को खोल दो, फिर उसके बाद बल में आएगा हमारे त्वरण, त्वरण को खोल के वेग में करो, फिर वेग में आएगा, तो फिर वेग को दूरी में खोलो, ऐसे कर करके आ जाएगा। अब हम निकालना गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक क्या होगा। तो सबसे पहले फिर से वही कि हम द्रव्यमान है, एक पिंड है जो O बिंदु पर स्थित है, माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है।
तो फिर क्या होगा, माना बिंदु O से x दूरी पर एकांक द्रव्यमान की एक वस्तु है जिस पर लगने वाला बल। अब बल कितना लगता है, कैपिटल G कैपिटल M। अब यहाँ बात करी गई है एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान मतलब जो हम स्मॉल m लेते थे, अब उसको 1 लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू पहले से दे के रखी है 1। और दूरी कितनी है, दूरी हमने ले ली x, तो यहाँ हो जाएगा x²। तो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब वस्तु को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जब हम कार्य कर रहे हैं A से B मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, थोड़ी सी दूरी है, dx है, तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। थोड़े से कार्य को हम लिखेंगे dw, तो dw बराबर F इंटू dx, क्योंकि बल गुणित विस्थापन ये होता है हमारा कार्य का फॉर्मूला। तो dw बराबर आ जाएगा, F की वैल्यू क्या है, gm अपन में x², ये 1 हटा दो, तो gm अपन x² और यहाँ हो जाएगा dx। अब जब ये ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब है हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जब बात हो रही है थोड़े से बल की, मतलब थोड़े से कार्य की। हुआ थोड़े से कार्य के लिए यहाँ ये हमने ले ली थोड़ी सी दूरी dx। अब इसके लिए पूरा कार्य निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब वस्तु को कहाँ से, अनंत से ला रहे हैं, हम अनंत से किसी एक बिंदु पर ला रहे हैं, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से हम उस जो हमारा द्रव्यमान है उसको कहाँ तक ला रहे हैं, R तक। तो इनफाइनाइट से R हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे gm अपन x² dx। अब dx के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो अब एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या है जिनका नहीं होगा इंटीग्रेशन, तो वो है gm, तो इनको बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या रहेगा 1 अपन x² dx। अब ये जो x² है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻²। अब फॉर्मूला क्या है, x⁻n, इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आता है x⁻n+1 अपॉन में n+1। n की वैल्यू है यहाँ -2, तो gm यहाँ रखेंगे x⁻² + 1 अपॉन में -2+1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻−1 अपॉन -1। और लिमिट क्या रखी है, इनफाइनाइट से r। तो हमारा क्या इसमें लिखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट के लिए रखेंगे सबसे पहले gm अपन में, अपन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपर लिमिट है r, और ये जो माइनस है तो माइनस को यहाँ लिख ले रहा है, और x को भी हम नीचे ही ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट। फिर इसका माइनस और फॉर्मूले का माइनस दोनों मिला के हो जाएंगे प्लस। लोअर लिमिट तो 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास आ जाएगा -gm अपॉन x। इसको हम लिख लेंगे, ये हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया जैसा कर लिया, ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारे पास आंसर आएगा -gm अपॉन में r, तो ये हमारे पास कार्य आ जाएगा। अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव, जो विभव है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कार्य है तो यहाँ उसकी विभव की वैल्यू आ जाएगी v बराबर -gm अपॉन r। विभव का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो विभव का फॉर्मूला था W अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू क्या थी 1, तो जो W आएगा वही हमारा V हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो W है वही V हो गया। फिर है गुरुत्वीय विभव, मतलब जो अभी हमने V निकाला वो, और गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब I, इन दोनों में संबंध क्या होगा। इसके पहले हमने G और I में देखा था, तो GI तो दोनों बराबर थे। अब VI का देखते हैं इसका क्या होगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल I। एकांक द्रव्यमान को इस बिंदु से dr दूरी पर स्थित अन्य बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा उसकी तीव्रता इंटू उसकी दूरी। अब यदि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, क्योंकि देखो कार्य बराबर हम एक लेते थे बल गुणित विस्थापन, तो यहाँ बल की जगह क्या है, तीव्रता, उसकी विद्युत क्षेत्र मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र I लिखेंगे, और दूरी क्या है, दूरी dr मतलब विस्थापन dr, तो इसलिए यहाँ I dr लिख लिया। अब कार्य की जगह हम क्या लिख रहे थे, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, विभवांतर। थोड़ा सा विभवांतर मतलब विभव में अंतर, ये विभव है और विभव में अंतर थोड़ा सा कितना हो जाएगा dv, तो कार्य की जगह हम लिखेंगे dv, तो dv बराबर I dr।
अब यदि हम आर कितना ले रहे हैं, आर इनफाइनाइट है, ठीक है, बहुत दूरी है, इतनी दूरी है कि वहाँ पर विभव 0 हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर अभी विभव 0 ना रखें, सिंपल इतना ही देखें, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से डी आर को नीचे ले जाएंगे, तो आई बराबर डी भी अपॉन में डी आर। अब यहाँ पर ये माइनस कैसे आ गया, तो क्योंकि दूरी जो है इनफाइनाइट है, ठीक है, और इनफाइनाइट से अगर हम किसी वस्तु को ला रहे हैं किसी फील्ड के अंदर, ठीक है, तो फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो अगर ऐसा होता कि वो वस्तु अपने आप आ रही होती तो यहाँ पर माइनस नहीं होता, फिर ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अगर किसी वस्तु को हम खुद ला रहे हैं, उस फील्ड के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो फिर वहाँ नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेते, क्या करा हमने सबसे पहले, कार्य कार्य बराबर हो जाता है हमारा बल गुणित विस्थापन, तो बल यहाँ पर आई है, विस्थापन हमारा डी आर है। फिर हमने कहा कि कार्य की जगह हम अभी क्या लिख रहे हैं, इसको विभवांतर, विभवांतर डी भी है, तो कार्य की जगह हमने डी भी लिख दिया, तो आई डी आर। अब आई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, वो हो गई डी भी अपॉन डी आर। अब क्योंकि विरुद्ध कार्य हो रहा है तो नेगेटिव आ गया, तो ये इसका फॉर्मूला ही होता है आई बराबर माइनस डी भी अपॉन डी आर। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक क्या होगा, तो किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। वही हम अनंत से किसी बिंदु को यहाँ पर ला रहे हैं, मतलब किसी पिंड को यहाँ तक ला रहे हैं, तो उस पिंड को लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब इस निकलता कैसा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी गणितीय व्याख्या देखते हैं। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है, त्रिज्या उसकी कैपिटल आर है, पृथ्वी के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। यहाँ एक बिंदु है ए, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, इसकी दूरी है आर, यहाँ तक हमें पिंड लाए हैं, तो फिर बताना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इस पॉइंट पर। तो माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी के केंद्र से एक्स दूरी पर है, यहाँ पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है, एक्स दूरी पर है, इसी पिंड को हमें इधर तक ए पॉइंट पर लाना है, तो ये एक्स, पृथ्वी से इसकी दूरी आर, और ये जो छोटी सी दूरी तय करेगा इसको हम कहेंगे डी एक्स, ठीक है। तो बल कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि टोटल दूरी अभी क्या है एक्स स्क्वायर है, इतना बल यहाँ पर अभी पहले से लग रहा है। अब एम द्रव्यमान के पिंड को डी एक्स दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन, विस्थापन छोटा सा डी एक्स हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू अब इसमें रख देंगे इंटू डी एक्स। अब पिंड को क्या करना है, हमें इनफाइनाइट से आर दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, मतलब जब भी ऐसा यहाँ डी डी देखे तो मतलब इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे इनफाइनाइट से, अगर हम किसी भी वस्तु को हम बहुत दूर से कहीं से दूर से हम ला रहे हैं इस पॉइंट तक, आर पॉइंट तक, तो फिर क्या होगा, तो वही हमें निकालना है कि इनफाइनाइट से आर, हमें लिमिट लगा दी, फॉर्मूले में ये तो रखा ही है। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, जी एम एम, इनको बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 1/x², क्योंकि डी एक्स है तो मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, अब फिर एक्स को ऊपर लेगा तो x⁻⁻², और फॉर्मूला क्या है x⁻n dx का, x⁻n+1 अपॉन में n+1, और n की वैल्यू यहाँ है -2, तो ये हो गई -2, रख दी यहाँ पर -2 + 1, -2 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/x, x⁻⁻1 अपॉन -1 आएगा, तो इसको अच्छे से लिख लिया, तो ये हो गया 1/x। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब आर, और इनफाइनाइट यहाँ लिखा जाता है अपर लिमिट ऊपर वाली, लोअर लिमिट नीचे वाली, तो पहले आर की वैल्यू रखेंगे फिर इनफाइनाइट रखेंगे जैसा अभी पहले करा था, तो 1/इनफाइनाइट हो जाता है 0, तो ये हो गया 0, 1/r अकेले लिखा आएगा, और ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास जो कार्य आएगा
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी -gmm/r। तो ये होगा इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। फिर है किसी पिंड का भार किसी ग्रह पर किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। मतलब जो भार है वो आखिर किस किस चीज पर निर्भर करेगा। तो किसी ग्रह पर किसी पिंड का भार, सबसे पहला तो ग्रह के आकार पर, हमारा जो पृथ्वी का आकार है इस पर निर्भर करता है। अगर मान लो तुम चांद पर हो, ठीक है, चांद पर है और एक बार यहाँ पृथ्वी पर है, तो अब भार में क्या क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले तो उसके आकार, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तो यहाँ भार भी हमें ज्यादा फील होगा, बल्कि चांद पर हमें कम फील होगा। ठीक है, ये हमारा मून है, जो हमारी अर्थ है। दूसरा, ग्रह की दैनिक गति पर, मतलब वो किस तरह से घूम रही है। हमारी पृथ्वी घूम रही है, चांद भी घूम रहा है, तो ये दोनों किस तरह से घूम रहे हैं। तीसरा है ग्रह पर पिंड की स्थिति पर, कि कहीं हम ध्रुवों पर तो नहीं है, यहाँ पर है, कहाँ रहते कहाँ है, पृथ्वी के किस हिस्से में रहते हैं, वो उस पर भी निर्भर करता है क्या, भार, कि कितना भार होगा। फिर है सूर्य पृथ्वी को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, तब पृथ्वी सूर्य की ओर क्यों नहीं गिरती, ऐसा क्यों है। मतलब अगर कोई चीज खींच रही है, जैसे पृथ्वी खींचती है, तो पृथ्वी में वो आके चीज गिर जाती है नीचे। तो जब सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहा है, तो पृथ्वी सिर्फ गोल गोल क्यों घूम रही है, उसमें जाके गिर क्यों नहीं जाती, ये पूछ रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सूर्य के गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। मतलब सूर्य जो है खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, तो वो खींच भी रहा है, घूम भी रही है, तो साथ ही साथ पृथ्वी का वेग गुरुत्वीय बल के लंबवत हो जाता है। तो पृथ्वी अगर यहाँ घूम रही है तो उसका जो वेग है, बल यहाँ लग रहा है, वेग यहाँ है, तो वो दोनों के क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब वो उसकी लंबवत है। अतः पृथ्वी सूर्य की ओर नहीं गिरती, इसलिए पृथ्वी अभिकेंद्रीय बल लगता रहता है और वो हमेशा ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो वो उसमें गिर नहीं पाती, मतलब वो उसको खींच नहीं पाती। अगर मान लो पृथ्वी घूमती नहीं तो जरूर यहाँ से खींच के सूर्य में गिर जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर अगला है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। मतलब जो पृथ्वी हमें खींचे है अपनी ओर, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ही ना रहे तो क्या होगा। तो पृथ्वी बल समाप्त होने पर, गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त होने पर घूर्णन के कारण वस्तुएं पृथ्वी की सतह से दूर अंतरिक्ष में जा गिरेंगी, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, हम पृथ्वी पर स्थित हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचे हुए है, इसलिए हम यहाँ रह सक रहे हैं। अगर एकदम से गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो जाए तो पृथ्वी तो घूम रही है, तो हम यहाँ से बाहर फेंक जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि तुम लोगों ने वो वाला गेम खेला होगा जिसमें हम दो लोग क्या करते हैं, जैसा हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं, ऐसा खेला है। फिर क्या होता है, जैसे ही हम हाथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का, तो हम जिस दिशा में घूम रहे रहते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, तो सीधे जाके बाहर जाके फेंकते हैं। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ से जो कनेक्शन था वो टूट गया, तो हम बाहर एकदम से बाहर फेंकने लगते हैं। ऐसी पृथ्वी का भी होगा, अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से खत्म हो जाए, तो हम तो घूम रहे थे स्पीड से, तो हम वैसे ही स्पीड से, क्योंकि अब तो हमको यहाँ चिपका के रखेगा नहीं, तो सीधे यहाँ से बाहर हो जाएंगे और हर चीज यहाँ से बाहर फेंक जाएगी, मतलब जीवन असंभव हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु ठीक ऊर्ध्वाधर ना गिरकर पूर्व की ओर क्यों खिसक जाती है। अगर कोई वस्तु गिर रही है तो वैसा नहीं होगा कि बिल्कुल सीधी गिरेगी, वो पूर्व दिशा की ओर थोड़ी थोड़ी सरक जाएगी। ऐसा क्यों है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब पश्चिम के बाद वो कहाँ जाती है, पूर्व की ओर जाती है, तो पश्चिम से पूर्व। अब क्या होता है, पृथ्वी की इस गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ठीक केंद्र की ओर नहीं होती, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या करता है, वस्तु को नीचे ओर खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, तो ये क्या होगा, थोड़ी सी पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। अगर कोई वस्तु यहाँ से गिर रही है तो अब पृथ्वी घूम रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी खिसक जाती है, तो यहाँ सीधी ना गिर के तिरछी यहाँ कहीं गिर जाती है। तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु थोड़ी सी पूर्व में विचलित हो जाएगी, ना थोड़ी यहाँ वहां से गिरेगी, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं गिरेगी। फिर है टेनिस गेंद पहाड़ी पर अधिक तथा मैदान पर कम उछलती है, ऐसा क्यों।
टेनिस गेंद देखी होगी, टेनिस गेंद छोटी सी होती है, जैसे क्रिकेट बॉल रहती है इतनी बड़ी नहीं रहती है, उससे थोड़ी छोटी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ी पे ज़्यादा उचकती है और मैदान में कम? तो स्मॉल जी का मान पहाड़ी पर कम होता है, जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान पहाड़ियों पर कम रहेगा और मैदान पर अधिक रहेगा। तो गेंद का भार जो है पहाड़ी पर कम हो जाएगा और मैदान पर अधिक रहेगा। तो जहाँ एक तो बात ये, जहाँ जी ज़्यादा है वहाँ पर भार भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भार का फॉर्मूला W बराबर वेट क्या होता है, mg। तो जी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पहाड़ी में क्या हो रहा है, पहाड़ी में जी जो है वो कम है, ठीक है, और मैदान पर ज़्यादा है, तो पहाड़ी पर हमारा वेट भी ज़्यादा रहेगा और मैदान पर वेट नहीं, पहाड़ी पे कम है, मैदान पर ज़्यादा है, तो पहाड़ी पर वेट भी ज़्यादा रहेगा और मैदान पर वेट, पहाड़ी पर वेट भी कम रहेगा, मैदान में वेट ज़्यादा रहेगा। तो टेनिस गेंद का क्या होगा कि पहाड़ी पर वो अधिक उछलेगी और मैदान पर कम उछलेगी। अगर हमारा भी वेट कम हो जाए तो अगर हम उचकेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ऊंचाई तक उचक पाएंगे, लेकिन जो जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा रहता है वो इतना ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उचक पाते। अब नई चीज़ है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, वेग तो हमें पता है वेग क्या होता है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, कम से कम वेग, जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। ये देखो, पलायन वेग को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भागना, गायब हो जाना, ऐसी पलायन का मतलब भी यही है। तो अब होता क्या है कि पृथ्वी से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, अब हमने एक बॉल ली और बॉल को ऊपर फेंका पृथ्वी से, तो वो तो वापस आ जाएगी। उसी बॉल को हम बहुत तेज स्पीड से ऊपर फेंक देते हैं तो भी वापस आ जाएगी। लेकिन एक ऐसी स्पीड होगी कि अगर हम उस स्पीड से उसको फेंकें तो वो कभी वापस ही ना आए और पृथ्वी के ऊपर चली जाए, मतलब अंतरिक्ष में चली जाए, यहाँ से उस गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो पृथ्वी वापस उस चीज को नीचे खींच लेती है। तो ये पलायन वेग हमें क्या करता है, जो रॉकेट होते हैं, जिन रॉकेट को हम ऊपर भेजते हैं, उसको उस पलायन वेग मतलब उस स्पीड, उस वेलोसिटी के साथ भेजते हैं कि वो नीचे ना आए। तो इसकी एक वैल्यू होती है, अगर हम इतनी स्पीड से उस वस्तु को, मतलब उस रॉकेट को पहुंचा देंगे तो वो ऊपर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो ये निकलता कैसा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। तो मानव पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान है कि किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो यू, या फिर इसी को हम डब्ल्यू भी कह रहे थे, तो डब्ल्यू लिखो या तो यू, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -gm अपॉन में आर। अब अनंत पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि अनंत पर चला गया है तो वहां कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, तो वहां हो जाएगी 0। पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, मतलब अगर कोई वस्तु को हम स्पेस में भेज रहे हैं तो स्पेस में कोई ऊर्जा नहीं होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो वो 0। और पृथ्वी पर कितनी है, इतनी है। तो अगर हम दोनों में अंतर देखें तो अंतर मतलब वृद्धि कितनी हुई होगी, तो 0 माइनस, और ये भी माइनस में ही है, तो -gmm अपॉन में आर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा gmm अपॉन आर, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि आ गई। अब इसके बाद ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है। अब यदि पिंड का पलायन वेग, अब हम मान लेते हैं पलायन वेग भी, अब सिंपल वेग के लिए तो हम भी लिखते हैं, और पलायन वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का ई ले लेते हैं यहाँ पर, तो भी से लिखेंगे हम, जहाँ भी लिखेंगे पलायन वेग उसको हम लिखेंगे भी। अब पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा तो ये हो गई। अब पिंड जो है गति कर रहा है, मतलब कोई भी जैसे रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट मान लेते हैं, रॉकेट के लिए द्रव्यमान स्मॉल है,
तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। अब यहाँ v की जगह हम क्या लेंगे, ve स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा। अब पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, तभी वो पिंड ऊपर निकल पाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा लिखी हमने, ये स्थितिज ऊर्जा लिखी। हमें निकालनी है इस वी की वैल्यू, तो ve² बराबर बाकी सब चीज़ों को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2gm स्मॉल m अपॉन में स्मॉल m r, तो m से m कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, तो ve बराबर ये जो है 2 ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, तो 2gm अपॉन में r, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी पलायन वेग। अब जो पलायन वेग अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर दें, ठीक है, जी की वैल्यू पता ही हमारे पास नियतांक होता है, अगर हमारे पास m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल R भी पृथ्वी की त्रिज्या है, ये सब निश्चित है पहले से, तो ve की वैल्यू सॉल्व करने पर निकलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी, तो ये तो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। ऐसे चंद्रमा के लिए है, तो चंद्रमा से अगर बाहर निकलना है तो हो जाएगी 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये चंद्रमा से बाहर निकलने के लिए होगी। फिर ये इसका फॉर्मूला आ गया है। अब पृथ्वी के सतह से स्मॉल जी की वैल्यू अभी हमने ये निकाला है कैपिटल जी के फॉर्म में, हम स्मॉल जी के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो स्मॉल जी होती है कैपिटल GM अपॉन r², तो यहाँ से क्या करेंगे, ये एक r है, एक r को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल जी कैपिटल R बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r। अब ये देखो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r ये है, यहाँ पर ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल जी आर, तो स्मॉल जी आर हम यहाँ पर रख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ve की √2g r। तो ये वाला फॉर्मूला भी हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला भी हो गया, इसमें कैपिटल जी है, इसमें स्मॉल जी है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं इसके पलायन वेग के। अब इसके आगे है कुछ क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग जो है वो कम है, वो है 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये वेग इतना कम है कि जो गैसें हैं, जो हमारे धर पर गैस है ना, वायुमंडल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये गैस क्या होता है, अब चंद्रमा पर गैस क्यों नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं मतलब गैसें नहीं है, तो गैसें क्यों नहीं है, क्योंकि उसका पलायन वेग जो है वो बहुत कम है। तो वो क्या करता है, गैसों के अणुओं का तापीय वेग जो है आसानी से अधिक हो जाता है, मतलब गैसों का वेग ज्यादा हो जाता है तो गैसें जो है इसमें से निकल जाती हैं, अतः गैसें चंद्रमा को छोड़कर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं। इस कारण क्या होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। जबकि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ज्यादा है, मतलब पृथ्वी से निकलने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए, तो इतनी हमारे पास जो वायु है उसकी स्पीड इतनी है नहीं, तो वो उस पृथ्वी पर ही रह जाती है। इस कारण पृथ्वी की गैसें गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाती और पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। तो ये है कि आखिर वायुमंडल क्यों पाया जाता है। फिर है सौरमंडल से सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। मतलब सौरमंडल है, सूर्य के आसपास दूसरे ग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। ये कितने ग्रह हैं, अभी हमने शुरुआत में देखे थे 8 ग्रह थे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और क्या था, प्लूटो को हटा दिया है। तो अब इसमें से जो पहले 4 हैं, 1 2 3 4 मतलब मंगल तक के, इनको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जो 4 ग्रह हैं चट्टान है और दूसरी चीजों से मिलकर बने ठोस है। और जो ये लास्ट के 4 हैं इनको कहते हैं जोवियन ग्रह, क्योंकि ये गैसों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो पहले ग्रहों की संख्या क्या थी, 9 थी, अब लेकिन कितनी हो गई है, 8 हो गई है, क्योंकि प्लूटो इसमें से हट गया है। और कब हटा था, तो ये इतनी 2006 को हट गया था। फिर है उपग्रह क्या होते हैं, ये तो ग्रह हो गए। अब जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, वो उपग्रह है, मतलब जो ग्रहों का चक्कर लगाए,
जैसे यहाँ ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो इसको हम कहेंगे उपग्रह। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा यहाँ प्राकृतिक ही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो शनि का उपग्रह है टाइटन, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। तो ये उपग्रह हो गए। फिर कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? अब जो चंद्रमा है, क्या वो कृत्रिम उपग्रह है या तो प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति में पहले से बना है, पहले से पाया जाता है, तो चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो हम बना के, सैटेलाइट जो हम बोलते हैं कि सैटेलाइट भेजी है, रॉकेट में रख के जो भेजते हैं और जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, मशीन से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। मानव निर्मित वह पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। अब ग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग कक्षीय चाल से कम है, मतलब जो हम प्रारंभिक वेग दे रहे हैं वो कक्षीय चाल से कम है, तो उपग्रह परवलयाकार पथ पर चलते हुए पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे कि ये है, ठीक है, पृथ्वी है। अब मान लो कि हमने थोड़े बहुत वेग से एक रॉकेट उड़ाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा वेग नहीं था कि वो पृथ्वी को पार कर पाए, तो क्या हुआ, वो यहीं आके गिर गया। तो ये हो गया परवलयाकार पथ पर जाते हुए वापस इसी पर आ जाता है। सेकंड, यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग कक्षीय चाल के बराबर है। अब कक्षीय चाल भी हम पढ़ेंगे, कक्षीय चाल क्या होती है। तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करने लगता है। ये देखो, ये है ग्रह है हमारे धर पर। ये देखो, मान लो कि हमने एक बहुत बड़ी तोप है, ठीक है, इसको तोप कहते हैं, आगी लगाती है, यहाँ से गोला निकलता है। तो अगर उसकी कक्षीय चाल, एक और होता है VO कहते हैं उसको, जैसे अभी हमने पढ़ा VE, भी क्या था, इसके वेलोसिटी, पलायन वेग, ऐसी कक्षीय वेग भी होता है। तो अगर मतलब उसको कक्षा क्या कहलाएगी, मतलब पृथ्वी के यहाँ पर चारों ओर गोल गोल घुमाना है, तो उसको कितना वेग होना चाहिए कि वो इधर पर गोल गोल घूमने लगे, पृथ्वी के चारों ओर कोई सैटेलाइट घूमने लगे, तो उसको कक्षीय वेग कहेंगे। तो यही है कि अगर उस वेग से कम भेजा जाए तो वो देखो ये नीचे गिर गई, मतलब पृथ्वी ने वापस खींच लिया, ये नीचे गिर गई, ठीक है। दूसरा उनने क्या बोला था, दूसरा बोला कि यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग, मतलब जितने स्पीड से हमने भेजा है, अगर वो कक्षीय वेग के बराबर है, अब वो उस वेग के बराबर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें वृत्तीय पथ पर घूमने लगेगा। अब ये देखो, कक्षीय वेग हमने कहा v0 के बराबर हमने स्पीड से भेज दिया, तो अगर हम इस तोप को इतने v0 स्पीड से चलाते हैं तो क्या होगा, वो पृथ्वी के आसपास गोल 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 बिल्कुल पृथ्वी के चारों तरफ गोल वृत्तीय मार्ग में घूमने लगेगी। फिर और अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन, अभी तो वेग के बराबर हो गया। तीसरी कंडीशन है कि यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग कक्षीय चाल से अधिक है, अब v0 से अधिक हो गया, हमने ज्यादा वेग दे दिया, किंतु पलायन वेग से कम है, लेकिन v0 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ve से कम दिया है हमने, बीच में दिया है, तो फिर क्या होगा, तो वो दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमने लगेगा। दीर्घवृत्तीय पथ क्या होता है, जो केपलर का पहला नियम था, ऐसा वाला पथ, ठीक है, दीर्घवृत्तीय पथ पे घूमने लगेगा जब v0 से ज्यादा और ve से कम दिया जाए वेग। और लास्ट क्या होता है कि यदि उपग्रह को दिया गया प्रारंभिक वेग अब इस ve से भी ज्यादा है, तो वो वस्तु अंतरिक्ष में ही चली जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये अब दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमने लगा जब ve और v0 के बीच में स्पीड थी। अब जब स्पीड ve से भी पार कर गई तो वो देखो अंतरिक्ष में चला गया सीधा, ठीक है। तो चार कंडीशन हो गई, जब स्पीड बहुत कम है तो परवलयाकार पथ बना के नीचे